क्लास 8 चैप्टर 7 हिस्ट्री बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये चैप्टर भी अभी एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें चैप्टर नहीं है, लेकिन इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये है कि जो भारत में जब ब्रिटिश लोगों का जब शासन था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का, महारानी का, तो उस वक्त जो भारत में वस्त्र उद्योग था बेसिकली उसका, और जो लोहा व इस्पात उद्योग है उस पर उन क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे वो विकसित हुए थे और किस तरीके से जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की क्या दशा थी, ये सभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों उद्योग ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जिन भी देशों में औद्योगिकरण से विकास हुआ था तो उसमें ये दो उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे, वस्त्र उद्योग और लोहा व इस्पात उद्योग। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी स्थिति, इन दोनों उद्योगों की स्थिति के बारे में हम उस समय क्या थी वो अब स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे बता रखा है कि जो 19वीं जब सदी थी उसमें जो ब्रिटेन है उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, या दुनिया का वो महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र, प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र कहलाया जाने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले देखिए कि जो ब्रिटेन था वहाँ पर सूती कपड़े का जो उत्पादन है वो अब वो मशीन से होने लग गया था, मशीनी उत्पादन हो रहा था। पहला कारण तो ये था। दूसरा था कि 1850 का जब दशक आया तब ब्रिटेन में लोहा व जो इस्पात उद्योग है वो भी पनपने लग गया था। तो इन दो चीज़ों ने, एक तो जो सूती कपड़े का मशीनी उत्पादन ने और लोहा व इस्पात उद्योग जो वहाँ डेवलप हुआ था उसने ब्रिटेन को उस वक्त दुनिया का कारखाना एक संबोधन उसे ब्रिटेन को मिल गया था, यानी वो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था, प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। फिर है कि जो ब्रिटेन का जो औद्योगिकीकरण हो रहा था, ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसका भारत पर ब्रिटिश विजय और जो उपनिवेशीकरण था उससे गहरा संबंध किस तरीके से था कि भाई ब्रिटेन की, ठीक है कि वो औद्योगिकीकरण के दौर में सबसे आगे था, लेकिन उसका उस भारत विजय से भी क्या संबंध था क्या? तो देखिए बिल्कुल था, क्योंकि देखिए 18वीं सदी का जब अंत आया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से तो चीज़ें खरीदती थी और इंग्लैंड व यूरोप में ले जाके भेज देती थी। तो इस क्रय विक्रय से उसे क्या हुआ, भारी मुनाफा होता था। फिर जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वो अब ब्रिटेन से जो माल तैयार हो रहा था मशीनों से, वो भारत में वो खपाने लगी। भारत उसको एक बहुत उसको उसकी जो चीज़ें जो उत्पादित कर रहा था वस्तुएं, उसके भारत एक प्रमुख बाजार के तौर पे उभर रहा था उसे। तो वो अपनी वस्तुओं का कच्चा माल भारत से ले जाते कम दाम पर और फिर उसे वहाँ उत्पादित करते और उसे भारत में ऊंची कीमतों पर बेच देते। तो इस तरह जो भारत है वो ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में नज़र आया, और इससे ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो जो डेवलप हो रहा था उसमें बहुत हेल्प मिल रही थी। उसने जो भारत पर जो उपनिवेशीकरण कर रखा था, उपनिवेशीकरण का मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में बता रखा है, यानी किसी भी देश के जो संसाधन है उसका जो देश जो शासन कर रहा है वो अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल करे, वो उपनिवेशीकरण कहलाता है। तो इससे भारतीय शिल्प और उद्योगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? जो ये ब्रिटेन जो औद्योगिकरण में आगे बढ़ रहा था और वो जो भारत को एक बाज़ार के तौर पे दे रखा था, तो उससे भारतीय शिल्प और उद्योग किस तरीके से प्रभावित हुए वो इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम जो ये टॉपिक है भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार। तो देखिए इससे पहले यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही सूरत बंदरगाह के बारे में ये एक चित्र दे रखा है। तो सूरत बंदरगाह का हमने 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है लास्ट के चैप्टर्स में, कि जो भारत का जो पश्चिमी तट था उस पर जो गुजरात में स्थित सूरत जो बंदरगाह था वो हिंद महासागर के रास्ते से जो व्यापार होता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से ये एक हुआ करता था, सूरत बंदरगाह। फिर क्या हुआ, जब 17वीं सदी का जब प्रारंभ आया तो डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ हैं वो इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लग गए। और मुग़ल काल में तो ये, उससे पहले जो मुग़ल काल था उसमें तो ये पश्चिमी व्यापार का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था, और सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते थे, क्योंकि जो मक्का जाने वाले लोग हैं वो यहाँ से सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे। और लेकिन जो 17वीं सदी का जो अंतिम वर्ष आया और 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा, तो उसके प्रमुख कारण 3 थे।
पहले तो था कि मुग़ल साम्राज्य के पतन हो रहा था तो बाज़ारों और उत्पादकता की हानि हो रही थी। दूसरा, जो पुर्तगाली थे वो समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर रहे थे। तीसरा क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना बम्बई में यानी वर्तमान मुंबई में 1668 में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, तो फिर जो इसका धीरे धीरे जो व्यापारिक महत्व है वो सूरत का उतना रहा नहीं, गिरता गया। हालांकि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र अभी भी है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था सूरत का। अब हम यही पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन जो है वो औद्योगिकरण में आगे बढ़ रहा था, तो इससे भारतीय शिल्प और उद्योग को उसने किस तरीके से प्रभावित करा। तो सबसे पहले देखिए भारतीय कपड़े और विश्व बाजार है। तो देख, कपड़ा उत्पादन मैं बताऊं, वस्त्र उत्पादन में कि जो भारतीय कपड़ा था वो मध्यकाल से ही यानी अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध था। फिर वो चाहे यूरोप हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, मिडिल ईस्ट से होता हुआ वो यूरोप जाता था भारतीय कपड़ा। तो इसमें जो अंग्रेज़ों की जो विजय हुई थी बंगाल पे, तो उससे पहले 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में जो था भारत वो काफ़ी आगे था। भारतीय कपड़ों का अगर आप दक्षिण पूर्वी एशिया वाला देखें क्षेत्र, जावा, सुमात्रा और पेनांग वाला, और जो पश्चिमी मध्य एशिया वाला जो देखें, मिडिल एशिया वाला जो है, उसमें बड़ी मात्रा में भारतीय कपड़े का व्यापार हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने हेतु भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। उन्हें जो मिडिल ईस्ट से भारतीय कपड़े का पता चला यूरोपियन कंपनियों को, फिर वो 16वीं शताब्दी में आकर वो डायरेक्ट भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। पहले वो अरब व्यापारियों से लेती थी, भारतीय मसाले हों या चाहे भारतीय कपड़े हों, लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ हैं वो यूरोप में बेचने हेतु भारतीय कपड़ा खरीदने लगी थी। इस तरीके से भारतीय कपड़ा पूरे यूरोप में फेमस हो गया था। तो इस भारतीय कपड़ों से संबंधित कुछ शब्द थे जो अब अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उनका जो मूल अर्थ है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि शब्दों में इतिहास छिपा है। अच्छा, उससे पहले मैं आप बताऊं कि बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में सभी से आगे था। 1750 के आसपास लगभग देखिए 1757 में प्लासी का वार हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में निश्चित हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश विजय वो स्थापित हो चुकी थी। तो उससे पहले तक भारतीय कपड़ा फेमस था। तो इस लाइन का ये मतलब है। अब यहाँ पे शब्दों में इतिहास छिपा है, इससे कुछ शब्द जो यूज़ किए जाते हैं मतलब काफ़ी नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन उनका कहाँ से वो निकले हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला शब्द जैसे मसलिन, मलमल के लिए काम में लिया जाता है। तो एक तरह का जो बारीक बुनाई वाला जो कपड़ा होता है उसे मसलिन कहा जाता है। तो इसका मूल क्या था, ये कहाँ से निकला, तो यहाँ ये बता रखा है इसमें कि भारत से आया बारीक सूती कपड़ा था। तो जब यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था, तो फिर वो इस आधार पे वो बाद में जिस भी बारीक बुनाई वाले कपड़े को देखते उन सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। यानी मसलिन का जो एक मूल अर्थ है कि बारीक बुनाई वाला कपड़ा अब मलमल के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा यहाँ पे बताया कैलिको। कैलिको जो कपड़ा है, तो मसालों की तलाश में जब पुर्तगाली आए तो वो केरल के तट पर कालीकट में उतरे, कालीकट बंदरगाह पे। तो कालीकट से जो उन्होंने कपड़ा लिया तो कालीकट से निकले शब्द को वो कैलिको कहने लगे। तो और बाद में धीरे धीरे कालांतर में हर तरह का जो सूती कपड़ा है उसे कैलिको कहा जाने लगा। इसी तरीके से यहाँ पीस गुड्स के बारे में बता रखा है। तो जो सूती और रेशमी कपड़े का एक 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था उसे वो पीस गुड्स कहते थे। एक इकाई बना दी उन्होंने पीस गुड की, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा जो थान है कपड़े का वो पीस गुड कहलाएगा। फिर यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ये ऑर्डर भाई का एक पन्ना, एक ये चित्र बता रखा है कि जो कीमतें हैं वो लंदन से ही तय होकर आती थी और साल 2 साल पहले ऑर्डर देने होते थे, उसके बाद वो तैयार होकर भारतीय उपमहाद्वीप से वहाँ पहुँचते थे, जहाँ पर उन्हें ये जो कंपनी थी वो यूरोप के मार्केट में काफ़ी मुनाफे पर बेचती थी। फिर यहाँ बता रखा है शिंच या कौसा या बंडाना। तो ये एक छींटदार जो कपड़ा होता है उसे कहते हैं छापेदार सूती कपड़ा, मतलब एक बारीक बारीक प्रिंट होते हैं कपड़ों पर, सूती कपड़े पर, उससे शिंच, छींट
या कौसा या खस्सा या बंडाना कहा जाता है। तो हिंदी के छींट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े। तो इस छापेदार भारतीय सूती कपड़े की 1680 के दशक तक यूरोप और वे इंग्लैंड में अत्यधिक मांग हो चुकी थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो धनाढ़ वर्ग था और महारानी जो थी वहाँ ब्रिटेन की, उनके द्वारा भी इस तरह के परिधान पहने जाते थे छींट के, जिसे इंग्लिश में वो अपभ्रंश होता हुआ शिंज हो गया। अब है यहाँ पे बंडाना। तो देखिए बंडाना जो शब्द है वो मूल कहाँ से निकला है, तो देखिए हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया है। और ये जो इस शब्द का जो प्रयोग है, जो गले या सर पर जो स्कार्फ पहनते रेशम का होता है, चटक रंग का, जो ज़्यादातर उसके लिए किया जाता है। तो उसके लिए ये बंडाना शब्द होता है। तो उसको आजकल तो ये बंडाना शब्द देखिए बेसिकली बांधना शब्द से निकला हुआ है, लेकिन आजकल जो बंडाना है गले में जो जनरली बाइक राइडर्स डाल के रखते हैं, या जो लड़कियां हैं वो हेड स्कार्फ के तौर पे काम में लेती है रेशम का कपड़ा, उसे बंडाना कहा जाता है। लेकिन मूल अर्थ उसका ये है कि गले या सिर पर पहनने वाला चटक रंग का छापेदार कपड़ा जो होता था उसे बंडाना कहते थे। और ये अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे टाई एंड डाई, यानी पहले बांधा जाता था फिर उन्हें रंगा जाता था इस तरीके से। और ईरान और यूरोप में ये होता था। फिर इसी तरीके से दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जो उनकी जगहों के नाम पर ही जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने दे दिया था उनका नाम उस कपड़ों का, जहाँ पर भी जिस तरह का कपड़ा जिस अलग तरह की बुनाई का मिलता था, जैसे कासिम बाजार है, पटना है, कलकत्ता है, उड़ीसा है, चारपुर है। तो जो इन शब्दों का जो व्यापक प्रयोग है, जो यूरोपियन कंपनी के जो दस्तावेजों में हमें मिलता है, तो इससे पता चलता है कि दुनिया के जो विभिन्न भाग थे, आप चाहे यहाँ जावा सुमात्रा वाला ले लो, चाहे इराक मोसुल वाला ले लो, चाहे यूरोप का वहाँ एरिया देख लो, सब जगह भारतीय कपड़े बहुत मशहूर हो चुके थे। यानी भारत कपड़ा अपनी जो गुणवत्ता है उसमें तो वो काफ़ी लोकप्रिय था। ये देखिए बंडाना डिज़ाइन बता रखी है कि जो दो भाग होते हैं उन्हें पहले टाई एंड डाई यानी पहले बांध के फिर रंगा जाता है, फिर उनको जो टुकड़े होते हैं उन्हें सोने की कढ़ाई के द्वारा सिल दिया जाता है। और जो इस तरह की बंडाना शैली के कपड़े हैं वो राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। अब ये सूती में भी बनाए जाते हैं, जो जनरली ओढ़नी है वो आज भी आपको बंडाना उसमें मिलेगी। लेकिन अब बंडाना शब्द का जो प्रयोग है आप देखेंगे वो एक हैंड स्कार्फ के तौर पे लेने लगे हैं। जैसे बाइक राइडर्स अगर आप देखें ग्रुप में, तो वो जो हेलमेट पहनने से पहले अपने सर पर बांधते हैं उसको बंडाना कहने लग गए हैं आजकल। तो ये इसमें मतलब यहाँ इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि कुछ शब्द आज वो हैंड स्कार्फ के या ये नेक स्कार्फ के तौर पे काम में लिया जाता है, लेकिन वो एक छींटेदार कपड़ा था जो टाई एंड डाई के तौर पे की शैली में उसको रंगा जाता था। फिर यहाँ यूरोपियन बाज़ारों में भारतीय कपड़ा, इसमें क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। देखिए 18वीं सदी का जब प्रारंभ आया तो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से डरकर जो इंग्लैंड के जो ऊन और रेशम निर्माता थे वो भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इस दबाव से क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंग्लैंड में 1720 ईस्वी में छापेदार सूती जो कपड़ा था, जो छींट जो काफ़ी फेमस हो चुका था, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी और इस कानून को कैलिको अधिनियम का कहा जाने लगा। कैलिको यानी जो सूती कपड़ा होता था, तो उसको उस नियम बना दिया, उसको ही कैलिको अधिनियम कहने लगे। कि सेम अगर आपको ध्यान हो तो जिस तरीके से उन्होंने नील के उस पर आयात पे प्रतिबंध लगाया था, उसी तरीके से उन्होंने भारतीय सूती कपड़े पे भी लगा दिया, क्योंकि जो उनका जो खुद का कपड़ा था वो गुणवत्ता में उतना श्रेष्ठ नहीं था कंपैरिजन विद इंडियन क्लॉथ। तो जो इंग्लैंड के जो वस्त्र निर्माता थे वो भारतीय कपड़े के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहते थे ताकि इंग्लैंड में उन्हीं का कपड़ा बिके। तो इसलिए उन्होंने कैलिको अधिनियम भी बना दिया था 1720 में। तो इसी क्रम में जब इंग्लैंड में 18वीं सदी के दौरान नए नए कारखाने खुल रहे थे, तब इंग्लैंड सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को सरकारी संरक्षण में विकसित करा। उन्होंने देखा कि भाई जो वहाँ की जो सरकार थी उसने ये देखा कि किस तरह का कपड़ा आ रहा है और वो यहाँ के जो वस्त्र उत्पादक हैं जो कपड़ा वो बना रहे हैं उसके बनिस्बत ये कपड़ा क्यों फेमस है, तो वो उस तरह का वो उद्योग उन्होंने वहीं विकसित कर लिया और उसे अपने उसमें संरक्षण में ले लिया वहाँ की सरकार ने। तो जो अब क्या हुआ कि जो सफ़ेद मलमल या जो बिना मांड वाला जो बिना स्टार्च का जो कपड़ा होता था भारतीय कपड़ा, उसमें अब इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। यानी पहले तो बाहर से कपड़ा जा रहा था, अब जब इंग्लैंड में जब मशीनी उत्पादन होने लगा तो वो इंग्लैंड में ही वहाँ पर उस भारतीय उसकी नकल करके वैसा ही कपड़ा बनाया जाने लगा, वैसी डिज़ाइन
डिज़ाइन बनाया जाने लगी। तो भारतीय कपड़ों के साथ जो ये प्रतिस्पर्धा हो रही थी, इससे इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत महसूस की गई। तो इसलिए 1764 में यहाँ बता रखा है कि जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो इसमें क्या होता था कि एक साथ जो एक कामगार है, एक कारीगर है, वो एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जो भी जिस तरीके से कपड़े की बुनाई करते हैं, तो एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है एक ही कारीगर। तो इससे परंपरागत जो तकलियाँ थी उनकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। फिर यहाँ बता रखा है कि 1786 में रिचर्ड आर्कराइट थे, उन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। तो इससे क्या हुआ, जो सूती कपड़े की जो बुनाई है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर और बेहद कम समय में तैयार किया जाने लगा। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ बता रखा है कि जो वैश्विक बाजार था उसमें अभी भी भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। जो डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियाँ थी, उन्होंने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। यानी वो यहाँ से कपड़ा ले जाती और उससे बाद में वहाँ अपने बाज़ारों में बहुत ही ऊंची कीमतों पर बेचा करती थी। तो सबसे पहले तो ये चांदी के बदले भारतीय बाज़ारों में सूती व रेशमी कपड़ों का आयात करते थे, खरीदते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे जब बंगाल पर उसको जब दीवानी मिल गई, कब मिली थी, 12 अगस्त 1765 को। प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने पढ़ रखा है, जब मुगल जो ये सम्राट थे उसे बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया, यानी वहाँ के जो रेवेन्यू राजस्व संसाधनों पर उसका एकाधिकार हो गया। तो अब वो वहीं के किसानों से राजस्व एकत्रित करती और जो पैसा मिलता उससे वो कपड़ा खरीद लेती। अब उसे वहाँ ब्रिटेन से चांदी सोना लाने की ज़रूरत नहीं रह गई। इस तरीके से यहाँ बता रखा है। फिर यहाँ पे ये एक चित्र दे रखा है कि जो कोचीन है उसमें जो डच बस्तियाँ हैं वो 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, यहाँ ये बता रखा है। फिर यहाँ ये बता रखा है कि जो 18वीं सदी के जो आखिर में बुनाई के, हम वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हैं तो बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ से थे, ये पूरा यहाँ पे मैप बता रखा है। तो यहाँ देखिए, जो 19वीं सदी के जो प्रारंभ में जो कपड़ा उत्पादन क्षेत्र था 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के प्रारंभ में, वो 4 क्षेत्रों में विभक्त था। अगर आप यहाँ पूरा इस मैप में देखें तो बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में, यानी जो ढाका वाला क्षेत्र है वर्तमान बांग्लादेश में है। पश्चिमी तट पे जाएँ तो आप गुजरात में आपको मिलेगा, और दक्षिणी भारत में जाएँ तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर वस्त्र उत्पादक केंद्र थे। और इधर आप उत्तर में जाएँ तो ये पंजाब लाहौर वाला जो इलाका है वहाँ पर ये थे। तो बेसिकली पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इन 4 जगहों पे वस्त्र उत्पादक केंद्र विभक्त थे। तो जो बंगाल है वहाँ पर पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में था, ढाका महत्वपूर्ण वस्त्र कपड़ा उत्पादक केंद्र रहा है और मलमल और जामदानी बुनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो बंगाल जो था वो उस समय पे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में क्यों हुआ, इसका कारण देखिए एक ये था कि जो वहाँ पे नदी डेल्टा बनाती, तो डेल्टा की जो असंख्य नदियाँ हैं उससे बंगाल का उत्पादन केंद्र जो था वो अपना जो माल है, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था वो अपना जो माल है उसे वो दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे जल मार्ग द्वारा। क्योंकि देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में अभी तक भी रेलवे और सड़कों का विकास इतना नहीं हुआ था। तो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और कोई भी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग विकसित होता है तो वहाँ पे आवागमन का साधन आपको कच्चा माल पहुँचाने के लिए और जो तैयार माल है उसे बाज़ारों में भेजने के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण एक मेन फैक्टर रहती है। तो ढाका का महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादक केंद्र उभरने का कारण ही यही था कि जलमार्ग से वहाँ पे वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको दूर दूर तक भेज सकता था। ये यहाँ पे यही बता रखा है। फिर यहाँ पे ये बता रखा है जो बुनकर थे वो कौन थे। तो जो बुनाई का जो काम करने वाले जो समुदाय थे उन्हीं के भीतर वो जो कारीगर थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उन्होंने इस हुनर को आगे बढ़ाते चले गए और फिर वो बाद में बुनकर कहे जाने लगे। तो जैसे बंगाल में जो तांती समुदाय के लोग हैं और उत्तर भारत के जो जुलाहे हैं, मोमिन हैं, दक्षिणी भारत के साले व कैकोलार हैं और देवांग समुदाय हैं, ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। यानी इनका व्यवसाय, पहले तो देखिए इनका व्यवसाय था, पर धीरे धीरे ये यही काम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए तो ये फिर ये बाद में बुनकर कहलाए जाने लगे। तो देखिए सबसे पहले जो कपड़े उत्पादन का जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है सूत काटना। तो ये जो कार्य होता था, ये जो घर घर में ही होता था ये काम, तो ये महिलाएं करती थी। और दूसरा था कि फिर धागे को चरखे पे काट कर तकली पे लपेट दिया जाता था। कताई पूरी होने के बाद इस धागे से कपड़े की बुनाई की जाती थी। अब जब कपड़े की बुनाई का कार्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता था। यानी कपड़े उत्पादन का कार्य में जो सूत काटना है वो महिलाओं द्वारा और बुनाई का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता था। फिर रंगीन कपड़ा बनाने हेतु जो रंगरेज थे वो इस धागे को रंग देते थे और जो छपाईदार है वो कपड़े हेतु ठप्पे से छपाई करते थे, जो चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों द्वारा की जाती थी। चिप्पीगर
हैं ये बता रखा है माहिर कारीगर होते थे, वो करते थे। इस प्रकार हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चला करती थी, यहाँ बता रखे हैं। अब ये हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से वो फेमस था, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वो लाभ कमाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि डच और जो पुर्तगाली अन्य जो यूरोपियन कंपनियां थी वो। अब भारतीय कपड़े अगर वो इतना फेमस था अपनी गुणवत्ता में, तो फिर उसका पतन क्यों हुआ, वो उसका कारण हम पढ़ेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि जब ब्रिटेन में जब सूती कपड़े उद्योग का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे भारतीय जो कपड़ा उत्पादक थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकसित कैसे हुआ? स्पिनिंग जेली का वहाँ पे हो गया था, वहाँ स्टीम इंजन बन चुका था, यानी मशीन से उत्पादन हो रहा था, एक साथ कम टाइम में बहुत सारा उत्पादन कर रहे थे। उससे भारतीय वस्त्र उद्योग किस तरीके से प्रभावित हुआ? पहला कारण तो देखिए ये था कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप व अमेरिका के बाज़ारों में बने ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा हो रही थी। यानी भारतीय कपड़ा जितनी कम मात्रा में पहुँचता, उससे ज़्यादा मात्रा में कम समय में ब्रिटेन से बना हुआ माल पहुंच रहा था बाज़ारों में। तो अब उसको यूरोप और जो अमेरिका के जो बाज़ार थे वहाँ पे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी सबसे पहले तो। दूसरा कारण था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत पे अब ये सुनिश्चित हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार का राज्य है, तो वो भारतीय कपड़े पे भारी सीमा शुल्क लगाती थी, जिससे भारत से इंग्लैंड को कपड़ा निर्यात करना मुश्किल हो रहा था। और इससे इंग्लैंड में जो बने जो सूती कपड़े थे, उन्होंने 19वीं सदी के प्रारंभ आते आते अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से उसको बाहर कर दिया। जो उसको अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में जो भारतीय कपड़ा जो फेमस था, जो उसके मेन मार्केट थे, वहाँ से निकाल दिया उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने, क्योंकि भारी सीमा शुल्क लगा दिया। सीमा शुल्क यानी जो वहाँ का जो लोकल है वो बाहर से इंडिया का कपड़ा उसको बहुत महंगा पड़ रहा था। तो एक ये सरकारें करती हैं जनरली खुद के उद्योग को संरक्षित करने के लिए, तो ये उन्होंने इंग्लैंड वालों ने करा। और सबसे बड़े यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या हुआ कि वो खुद का उद्योग तो विकसित कर ही कर रहे थे, खुद के उद्योग को तो संरक्षण दे रहे थे, बल्कि भारत पर भी उनका ही हक था। तो वो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ करा, किसी भी तरह का उन्होंने हेल्प नहीं करी। तो और जो फिर इससे हज़ारों जो बुनकर थे वो परेशान हो गए, विशेषतः बंगाल के बुनकर, क्योंकि बंगाल में जो मेन कार्य ही वस्त्र उत्पादन का था, तो वहाँ पर लाखों लोग बेरोजगार हुए और परेशान बुनकर थे। उनके द्वारा सरकार से बार बार इस बारे में निवेदन भी किया गया, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकले। यहाँ पे एक ओरांग शब्द दिया गया है, तो ओरांग होता है फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है। तो जो एजेंट्स जो थे बीच में, उनसे जो पेशगी मिलती थी, एडवांस मिलता था, जिसके आधार पे वो लोग भारतीय बुनकर जो कपड़ा बना के देते थे, उनका जो तयशुदा पैटर्न था, लेकिन अब वो पेशगी मिलना बंद हो गई। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ बता रखा है कि पेपर में वो लिखवाते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप इस तरीके से मत करिए, लेकिन ऐसा कोई खास रिजल्ट निकला नहीं। फिर यहाँ पे बता रखा है कि 19वीं सदी का जब आखिर आया, अच्छा यहाँ पे ये बता रखा है कि जो ब्रिटिश सूती उद्योग के विकास का एक अन्य प्रभाव ये पड़ा कि जो 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ारों में भी सूती कपड़ा ख़त्म हो गया और ब्रिटिश सूती कपड़े का आगमन हो गया। यानी अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से तो भारतीय कपड़ा बाहर हुआ ही हुआ, अब जब उसका खुद का मार्केट था वो वहाँ से भी बाहर हो गया और वहाँ पर अब ब्रिटिश कपड़ा आ गया। कैसे आया कि जो 1880 का दशक तक ये स्थिति आ गई थी कि जो भारतीय कपड़ा है वो जितना वो खुद का सूती कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 वो ब्रिटेन का बना हुआ होता था। और इससे न केवल बुनकर बल्कि जो सूत काटने वाली जो लाखों ग्रामीण महिलाएं भी थी जो अपनी आजीविका चलाती थी, वो भी बेरोज़गार हो गई। क्योंकि जो ब्रिटेन से जो कपड़ा आ रहा था वो बहुत ही सस्ते माल पे आ रहा था, और जो यहाँ पे जो कंपनी थी वो उसे प्रोत्साहित कर रही थी, और भारतीय जो वस्त्र का वो जो भी था उसका चाहे निर्यात हो चाहे खुद के मार्केट में हो, उसे वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो और लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद, इन सारी स्थितियों के बावजूद यहाँ बता रखा है कि भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। इसका प्रमुख कारण था कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर आप बना नहीं सकते थे। जैसे यहाँ बता रखा है जटिल व मनभावन किनारियों वाली साड़ी, परंपरागत बुनाई वाले कपड़े जैसे खादी। तो इस कारण दूसरा कारण ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा नहीं बनता था जैसे जो खादी जो भारतीय गरीब पहनते थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भारतीय जो बुनकर थे उनका काम चलता रहा, मतलब वो थोड़ा बहुत रेलिवेंट रह सके। फिर 19वीं सदी के आखिर में यहाँ बता रखा है
कि आखिर में जो पश्चिम भारत में जो शोलापुर है और दक्षिण भारत में जो मदुरा है वो बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आए। और फिर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो थे उन्होंने भी लोगों से विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने को कहा और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े पहनने का आह्वान किया। और 1931 में राष्ट्रीय आंदोलन में ये बात इतना फेमस हो गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था उसकी जो मध्य वाली पट्टी में भी चरखे को स्थान दिया गया और चरखा भारतीय पहचान बन चुका था। ये सब इसलिए ही किया गया कि भाई वो एक पैसे के दम पर ही, तो आपके उद्योग को नष्ट करके ही वो आप शक्तिशाली हो रहे थे और आप पर वो शासन कर रहे थे। तो जो महात्मा गांधी ने ये किया कि भाई आप उनके जो वो आ रहे हैं वो आप उन्हें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करिए, आपके यहाँ पे जो स्वदेशी जो उद्योग हैं उन्हें आप प्रोत्साहित करिए। यही एक बेसिक कार्य था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ के हाथ से कते हुए कपड़े पहनिए और उनका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये चीज़ ये उभर कर आ गई। फिर है आजीविका के साधन गंवा चुके जो बुनकर हैं और सूत काटने वालों का क्या हुआ। जो वो जो समुदाय था, जो लोग यही काम करते थे, तो बता रखा है जो कुछ खेतिहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चल गए, कुछ देश के बाहर जो अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका के जो बागान थे, चाय के बागान या और उनमें काम करने चले गए। और कुछ जो हथकरघा बुनकर थे वो जो बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में जो नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे वहाँ पर नौकरी करने लगे, वहाँ पर वो मजदूर बन गए। यहाँ पर है कि ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि ब्रिटेन में सूती कपड़े का जो मशीनी उत्पादन कैसे हुआ, उसने भारतीय जो कपड़े हैं उसको किस तरीके से हतोत्साहित करा। अब भारत में जब सूती कपड़े जो मिल हैं, जो कारखाने लगे, बाद में जो बहुत लेट लगे, उनका उदय कैसे हुआ वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, जो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल थी वो 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। और ये कताई मिल थी, यानी यहाँ सूत को काटा जाता था क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बम्बई भारत में इंग्लैंड में जो चीन है उसे जो होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। फिर बम्बई में जो सूती कपड़ा मिल की स्थापना है उसका देखिए एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो बम्बई था वो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती होती थी। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी उद्योग वहाँ विकसित होगा जहाँ से उसको एक तो कच्चा माल आसानी से मिल सके, दूसरा तैयार माल, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो आवागमन की, एक तैयार माल वहाँ से बाज़ारों में जा सके। तो बम्बई दोनों ही उस पर खरा उतरता था, बंदरगाह था पहली बात। दूसरी बात वो उस जो जहाँ कपास की खेती करी जाती थी उस जो काली पट्टी है उसके काफ़ी नज़दीक था। इससे जब बम्बई में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें मिलों से कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। फिर यहाँ देखिए एक चित्र दे रखा है, फ़ोटो ली हुई है, तो इसमें यही बता रखा है जो कताई विभाग था, जैसे हाथों, जैसे घरों में जब कपड़ा बनाया जाता था तो घरों में जो पहला सूत काटना है वो महिलाएं करती थी, कपड़े की बुनाई वो पुरुष करते थे। तो बाद में जब कारखाने बने, जब सूती कपड़े मिले हुए तो वहाँ पे जो विभाग होने लगा, एक बड़े लेवल पे काम होने लगा। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे भी रही कि जो कताई विभाग है वहाँ ज़्यादातर मजदूर महिलाएँ होती थी और जो बुनकर विभाग था, बुनाई वाला था, वहाँ पुरुष होते थे। यहाँ पे ये बताया गया है। फिर यहाँ बताया गया कि 1900 आते आते जो बम्बई में 84 कपड़े मिले स्थापित हो चुकी थी और ये जो पारसी व गुजराती व्यवसायियों द्वारा स्थापित की गई थी ज़्यादातर मिले, जिन्होंने जो चीन के साथ जो व्यापार है उसमें काफ़ी पैसा कमाया था। इस तरह अन्य स्थानों पर भी कारखाने खुले, जैसे अहमदाबाद में 1861 में खुला, 1862 में जो कानपुर संयुक्त प्रांत विवर्तमान जो यूपी है, तो कानपुर में भी 1862 में सूती कपड़ा मिल एक खुल चुकी थी। इस तरह जैसे जैसे सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मजदूरों की मांग बढ़ी और जैसे हज़ारों जो गरीब काश्तकार थे, दस्तकार थे और खेतीहर कामगार थे, वो जो कारखानों में काम करने हेतु शहरों की तरफ जाने लगे। फिर है यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो स्थापना के प्रारंभिक कुछ दशकों में भारतीय जो कपड़ा है, भारतीय कपड़ा जो कारखाना है, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसमें कब सुधार आया, किस तरीके से सुधार आया। तो देखिए, किसी भी देश में जो सरकार है वो क्या करती है, उसको खुद का जो स्वदेशी उद्योग अगर उसको संरक्षित करना है ना, उसे अगर प्रोत्साहित करना है तो वो सीमा शुल्क लगा देती है। उसी तरह की अगर सिमिलर चीज़ कहीं बाहर से आ रही है और वो खुद की फिर देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। यानी मान लीजिए कोई भी देश में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, हम सिम का एग्जांपल लें कि सिम वो आयात करते हैं और सिम का देश में भी प्रोडक्शन होता है। तो कोई भी सरकार क्या करेगी, जो वो बाहर से ले रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उस पर तो बड़ा टैक्स लगा देगी, तो वो आपको महंगी मिलेगी। यहाँ पे खुद का वो प्रोडक्शन फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो खुद का वो जो उद्योग है वो विकसित हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरली किया जाता है। तो इससे क्या है, जो प्रतिस्पर्धा ख़त्म हो जाती है,
और जो संबंधित देश के जो नवजात उद्योग हैं उन्हें संरक्षण मिलता है। लेकिन अब भारतीय उपमहाद्वीप में समस्या ये आई कि जो भारतीय वस्त्र उद्योग है वो ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि भारत में औपनिवेशिक सरकार थी और वो स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी कि वो ब्रिटेन से आने वाले वस्तुओं पर कोई टैक्स लगा दे, ऐसा वो नहीं करती थी। बल्कि ब्रिटेन में जो भारतीय कपड़ा जा रहा था उस पर तो उसने कर दिया, वहाँ पे तो कैलिको अधिनियम बना दिया था, लेकिन भारत में लगातार उनका बना हुआ कपड़ा आ रहा था। तो इस स्थिति में बदलाव हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाए जाने की मांग की जाने लगी। ये हमने भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पहले जो बहुत फेमस था मध्यकाल में 18वीं 19वीं सदी के प्रारंभिक कुछ दशकों तक, तो बाद में किस तरह उसका पतन हुआ। फिर बाद में 20वीं सदी के प्रारंभ में वो धीरे धीरे कैसे सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और वो किस तरीके से बाद में वो विकसित हुए। ये बेसिक बैकग्राउंड हमने पढ़ा है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के काल के दौरान। अब यहाँ पर हम लोहा व इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हेडिंग है टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। तो देखिए यहाँ भारतीय इस्पात और लोहा धातु कला की जो कहानी है वो टीपू सुल्तान की तलवार से प्रारंभ की गई है। तो ऐसा कहा जाता है, जो कि टीपू सुल्तान हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखे हैं कि मैसूर पर उन्होंने 1799 ईस्वी तक शासन किया था और उनके पिता थे हैदर अली और जो टीपू सुल्तान थे। तो इस दौरान अंग्रेज़ों से 4 बार लड़ाइयाँ हुई। तो 1767 से 69 में हुई थी, 1780 से 84 में हुई, 1790 से 92 में हुई और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए। तो टीपू सुल्तान की जो विश्वविख्यात तलवारें हैं वो अभी इंग्लैंड के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। तो जो वो बड़ी विश्वविख्यात हैं, तो वो उन तलवारों में ऐसी क्या विशेषता है। तो सबसे पहली बात कि जो टीपू सुल्तान की जो तलवार हैं वो उनकी धार इतनी सख्त व पैनी होती थी कि वो जो सामने वाला का जो लोह योद्धा था उसके लोह कवच को भी आसानी से चीर देती थी वो तलवारें। तो तलवार में जो ये गुण है ये कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो कि पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। तो वुड्स स्टील की जो तलवारें थी वो अत्यधिक पैनी व लहरदार होती थी। तो इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन की बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। ये कि वो इतना तीखी पैनी क्यों होती थी, क्योंकि कार्बन की अधिक मात्रा होती थी। ये वुड्स स्टील का एक गुण होता है ये। तो यहाँ बता रखा है कि फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन थे स्कॉटिश चिकित्सक, सर्वेक्षक और वनस्पति शास्त्री थे जो 18वीं से 19वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो उन्होंने क्या करा कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जो जंग हुई थी उसमें, तो उसके एक वर्ष उपरांत यानी 1800 ईस्वी में उन्होंने मैसूर की यात्रा करी। तो उन्होंने देखा कि जो मैसूर की जो सैकड़ों प्रगलन भट्टियाँ हैं, स्मेल्टिंग फर्नेस यानी प्रगलन भट्टियाँ हैं, वहाँ वुड्स स्टील बनाया जाता है। अब वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो देखिए प्रगलन एक वर्ड है, प्रगलन स्मेल्टिंग, इसका ये मतलब होता है गलाना। किसी भी अयस्क से किसी धातु का निष्कर्षण करना वो प्रगलन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें बहुत ऊंचे तापमान पर किसी अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है वो प्रगलन कहलाता है। तो इसमें क्या करता था, जो ये वुड्स स्टील बनाते थे उसमें जो ये घर घर कारीगर थे पूरे दक्षिणी भारत में, मध्य भारत में बनाया जाता था। तो भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख देते थे। फिर तापमान को नियंत्रित रखते हुए प्रगालक जो इस्पात है उसकी सिल्लियाँ तैयार करते थे, जिनका इस्तेमाल भारत, पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए होता था। यानी लोहा इस्पात का उद्योग न सिर्फ यहाँ खुद के लिए बल्कि बाहर भी तलवारें बनाने के लिए वो निर्यात किया जाता था। ये वुड्स स्टील के बारे में बता रखा है। तो जो वुड्स स्टील है वो एक कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू, तमिल व मलयालम शब्द रुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है वुड्स स्टील जो है। फिर भारतीय वुड्स स्टील्स है उससे यूरोपियन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि जो बिजली, यहाँ बता रखा है कि बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे थे। उन्होंने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 1822 तक अध्ययन करा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है कि दक्षिणी भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण जो प्रक्रिया थी वो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त कैसे हो गई। तो इसका कारण था, देखिए पहला कारण तो ये था कि जो भारत पर जब अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित हो गई तो यहाँ का तलवार व हथियार उद्योग ख़त्म हो गया। दूसरा, भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। तो सबसे पहली बात तो कि वो जो इन्होंने वही जो वस्त्र उत्पादन जो था, वस्त्र उद्योग था,
उसके साथ जो उन्होंने करा वही लोहा इस्पात उद्योग का करा। उन्होंने प्रोत्साहित नहीं करा, वो अपना लोहा जो इस्पात उद्योग वो जो कर रहे थे, मतलब उत्पादित कर रहे थे, वो उसको खपाना चाहते थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब जब ब्रिटिश जो आए थे, अब लड़ाई का तरीका भी बदल चुका था। अब तलवारों से लड़ाई उतनी नहीं होती थी, अब उसका स्थान बंदूकों ने ले लिया था। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहे कि जो एक समय पे इतना पॉपुलर जो उद्योग था वो अब उतना पॉपुलर नहीं रहा। तो अब यहाँ यही बता रखा है कि जो गाँवों में जो उजड़ी भट्टियाँ, तो क्या होता था कि जो वुड स्टील उत्पादन था उसके लिए जो लोहे की जो परिशोधन की जो बेहद परिष्कृत तकनीक होती थी वो बहुत ज़रूरी थी। लेकिन भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक आम बात थी। बहुत पर्टिकुलर टेक्निक थी, लेकिन ये बहुत ही कॉमन था पूरे भारत में। जो कारीगर थे वो बिहार और मध्य भारत के लगभग प्रत्येक ज़िले में प्रगालक होते थे। प्रगालक यानी वो जो लोग जो अयस्क को गलाकर लोहा निकालते थे। तो ये जो कारीगर थे ये लोहा बनाने के लिए जो लोहा के जो स्थानीय भंडार थे, यानी कहीं कोई पहाड़ी हो गई, कोई गुफा हो गई जहाँ से लोहा ऐसे मिलता था, उनका वो इस्तेमाल करते थे। और यहीं से दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे कि न कि सिर्फ तलवार बल्कि और भी जो दैनिक जो इस्तेमाल के जो साधन है वो बनाते थे। और जो भट्टियाँ होती थी वो मिट्टी और धूप में बनाई गई सूखी हुई ईंटों से निर्मित होती थी। और प्रगलन का कार्य जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता था। और जो महिलाएं धूकनी चलाती थी, धूकनी होता है कि कोयले को जो लगातार धहकाने के लिए वहाँ हवा फेंकने का एक यंत्र होता है, उसे धूकनी कहते हैं। तो वो काम महिलाओं द्वारा किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो लोहे को गला रहे थे, प्रगलन का जो कार्य है ये समाप्त होने लगा। 19वीं सदी का जब अंत आया वह लोहे का उत्पादन गिरता गया। इसके क्या कारण थे यहाँ बता रखा है। तो देखिए ऐसा क्यों था, उसका पहला कारण यहाँ बता रखा है कि नए वन कानून। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार आई तो उन्होंने आरक्षित जो वन है, मतलब वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के प्रवेश पे पाबंदी लग गई। तो इससे क्या हुआ कि जो लोहा बनाने वाले थे उन्हें कोयले की ज़रूरत के लिए लकड़ी नहीं मिल पाती थी, और जंगल में जो लोहा इस्क का भंडार है वहाँ से उन्हें लोहा इस्क भी नहीं मिल पाता था। तो हालांकि क्या है, वन कानूनों को दरकिनार करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जाकर जंगलों से लकड़ी एकत्रित कर लेते थे, लेकिन लंबे समय तक ये कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण जो बहुत सारे जो कारीगर थे उन्होंने ये पेशा ही छोड़ दिया और आजीविका के वो दूसरे साधन तलाशने लगे। दूसरा कारण था भारी कर, कि यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सरकार ने भाई वनों में आवाजाही की अनुमति तो दे दी, लेकिन प्रगालकों द्वारा अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को अत्यधिक भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। तो इसलिए कुछ कारीगरों ने पेशा छोड़ दिया। तीसरा क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन से लोहे व इस्पात का आयात, यानी 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लोहे व इस्पात का आयात होने लगा था। ब्रिटेन से भारत में लोहा इस्पात आ रहा था, और भारतीय लुहारों द्वारा भी जो भारतीय लुहार थे वो जो घरेलू बर्तन व औजार आदि के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आ रहा था लोहा, बल्कि जो यहाँ से बन रहा था उस लोहे का इस्तेमाल ना करके जो ब्रिटेन से जो लोहा आ रहा था उसका इस्तेमाल करने लगे थे। तो इस कारण जो स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। चौथा कारण है ब्रिटिश शासन। देखिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा वुड्स स्टील निर्माण कला को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने स्वयं के स्टील उद्योग को बढ़ावा देना चाहती थी। पांचवा कारण रहा आधुनिकीकरण और मशीनरी। वही नए और अधिक कुशल स्टील उत्पादन विधियों के विकास के साथ जो वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया है वो पुरानी व कम प्रतिस्पर्धी हो गई। छठा है ज्ञान और कौशल की कमी। जो वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर एक विधि होती है, उसके दौरान बेहद कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती थी। तो इसमें विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती थी, और जब इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पेशा छोड़ दिया तो धीरे धीरे ये अगली पीढ़ी तक भी नहीं गया, और धीरे धीरे ये जो ज्ञान और कौशल ये खो गया। इस तरीके से जो एक टाइम पर इतना फेमस जो लोहे का प्रगालन का जो कार्य था वो धीरे धीरे अपना मतलब खो गया, वो काम होना बंद हो गया। तो पहला कारण नए वन कानून रहे, नए वन कानून बन गए, यानी आरक्षित वन हो गए, तो उन्हें कोयले के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी, लोहा इसका नहीं मिलता था। दूसरा भारी कर, कि भाई कुछ जगहों पर उन्होंने लकड़ी की अनुमति दे दी तो बीच में उनको इतना कर देना पड़ता था कि उनकी खुद की जो आय है वो कुछ नहीं रहती थी, इसलिए छोड़ दिया। तीसरा कारण ब्रिटेन से आयात हो रहा था लोहा इस्पात उद्योग का। चौथा ब्रिटिश शासन, वो अपने ही स्टील उद्योग को प्रोत्साहित कर रही थी, तो यहाँ वाले को वो कर नहीं रही थी, तो इसलिए बंद हो गया। पांचवा आधुनिकीकरण और मशीनरी, नई नई जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही थी तो उसके सामने जो वुड स्टील निर्माण जो है वो कम प्रतिस्पर्धी हो रही थी ये टेक्निक। छठा कारण जो ज्ञान और कौशल की कमी। जब इन सब कारणों से, ऊपर वाले कारणों से जब कारीगरों ने अपना काम छोड़ दिया तो धीरे धीरे इसे जानना भी लोग इसे जान नहीं पाए बाद में, और धीरे धीरे ये काम बंद हो गया।
फिर है ये हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे एक टाइम पे इतना फेमस हुआ करता था, वही वस्त्र उद्योग की तरह बाद में किस तरीके से जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आया तो किस तरीके से उसका ह्रास हुआ उस लोहा इस्पात उद्योग का। लेकिन फिर भी जैसे भारत में सूती कपड़ा मिलों की जब स्थापना हुई बाद में, तो उस तरीके से भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का भी उदय हुआ कुछ समस्याओं के बावजूद। तो किस तरीके से हुआ वो यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे उद्यमी थे श्री जमशेद जी टाटा, तो वो भारत में एक बड़ा लोहा व इस्पात कारखाना लगाने के लिए प्रयत्नशील थे। तो इसके लिए लेकिन बेहतरीन लोहा इसको भंडारों का भी पता लगाना आवश्यक था। तो इस हेतु वर्ष 1904 में छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गाँव में अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स वेल्ट और जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े पुत्र थे दोराबजी टाटा, उनके द्वारा एक पहाड़ी पर अगरिया समुदाय के लोगों की सहायता से लोहा अयस्क के भंडारों का पता लगाया गया। तो ये जो जगह थी रजारा पहाड़ियाँ थी जो विश्व के सबसे बेहतरीन लोहा अयस्क के भंडारों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये आई कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी उद्योग वहीं लगेगा जहाँ कच्चा माल मिले। अब कच्चा माल तो चलो मिल गया, इन्हें पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ थी, और लेकिन कोई फैक्ट्री स्थापित होने के लिए जल भी चाहिए, तो वो पर्याप्त जल की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह की तलाश करी गई। तो अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लोहा अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में सहायता करी, और जहाँ से बाद में जो भिलाई स्टील संयंत्र है वर्तमान का वो स्थापित हो और वहाँ से अयस्क की आपूर्ति की गई। और फिर यहाँ बता रखा जमशेदपुर शहर। तो कुछ वर्षों पश्चात सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जंगल साफ करा गया और वहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई और एक औद्योगिक शहर इंडस्ट्री सिटी बसाने के लिए एक जगह बनाई गई। यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई और 1912 से वहाँ स्टील का उत्पादन होने लग गया था। अब यहाँ ये बता रखा है जो 19वीं सदी में जो ये टिस्को की स्थापना हुई थी ये सही समय पर हुई थी। और तो क्यों हुई थी मतलब, तो देखिए क्या हुआ था कि चूंकि 19वीं सदी में आमतौर पर भारत में ब्रिटेन से निर्मित स्टील का आयात हो रहा था, और यहाँ भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की भारी मांग थी। भारत में वो रेलवे का विस्तार कर रहे थे। अच्छा, इसका भी एक कारण था कि भारत में रेलवे का विस्तार वो भारत के जो देखो औपनिवेशीकरण था, पूरा औपनिवेशिक वो शासन था, तो इसका ये कारण है कि रेलवे का विस्तार भारत का जो माल है वो ब्रिटेन ले जाने के लिए ही कर रहे थे। तो उसके लिए भी उन्हें रेल की पटरियों के लिए एक अच्छे लोहे की ज़रूरत होती थी। तो लेकिन जो ये भारतीय रेलवे से जुड़े जो अंग्रेज़ी विशेषज्ञ थे जो भारत में रेलवे का वो विस्तार कर रहे थे, वो भारत में जो इस्पात बनता था उसको श्रेष्ठ नहीं मानते थे, वो ब्रिटेन से बने हुए उसको बेटर मानते थे। तो लेकिन जब टिस्को की स्थापना हुई तो परिस्थितियाँ भी बदल रही थी। क्या हुआ कि 1912 से स्टील उत्पादन शुरू हुआ था टिस्को में, और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटेन में जो इस्पात निर्मित हो रहा था, जो वो भारत आ रहा था, भारत में काम आ रहा था, वो अब यूरोप में ही युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहीं पर वो यूज़ होने लगा। तो इससे भारत में जो आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई, और भारतीय रेल की पटरियों के लिए भारतीय जो रेलवे है यहाँ पर वो टिस्को पर ही आश्रित हो गया। और बाद में ये स्थिति आ गई थी कि युद्ध के लंबा खिंचने पर टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहियों के लिए, न सिर्फ रेलवे पटरियों के लिए बल्कि रेलगाड़ियों के पहियों के लिए भी पहिया बनाने का काम भी उन्हें मिल गया। और वर्ष 1919 तक यह स्थिति आ चुकी थी कि टिस्को द्वारा उत्पादित 90% जो इस्पात को औपनिवेशिक सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाता था। इस तरह समय बीतने के साथ जो टिस्को है वो समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। तो ये यहाँ एक आपने अगर एक सिमिलैरिटी देखी है कि सूती कपड़े वस्त्र उद्योग की भांति ही लोहा व इस्पात उद्योग भी भारत में तभी फला फूला जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा, फिर वो चाहे कपड़े का हो चाहे लोहे व इस्पात का हो, और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। तो ये सारे बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान व उसके बाद में सामने आए। और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर हो गया और भारत में बनी वस्तुओं की मांग हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी एक मांग उठने लगी थी कि भाई आप स्वदेशी वस्तुओं को ही इनकरेज करिए, और ये हमारे ही उस पर हमारे ही पैसे से हम पे शासन कर रहे हैं, तो इनकी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। तो ये भी एक जनता में एक लहर उठ रही थी। तो इसलिए भी जो ये भारतीय जो सूती कपड़े मिले हैं और ये जो भारतीय लोहा व इस्पात उद्योग है, ये भी कहीं ना कहीं इन्हें भी एक कारण मिला अपने स्थापित होने का।
फिर ये है कि भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में जो संघर्षरत ब्रिटिश सरकार है उसको भी औपनिवेशिक शासन का जब उसका आखिरी टाइम आ रहा था, आखिरी दशक, उसमें उनकी बहुत सारी मांगें उनको माननी पड़ी। अब यहाँ पे अन्यत्र दुनिया के अन्य उसमें क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल बता रखे हैं। देखिए जो 19वीं सदी के आखिर में जो जापान में जो औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो भारत के औद्योगिकरण से एकदम विपरीत था। तो देखिए जहाँ भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय उद्योगों को किसी भी तरह का संरक्षण प्रदान नहीं करा, वहीं जापान में सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। देखिए भारत में तो ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी, लेकिन जापान में जापान की सरकार ही थी, तो वो अपने उद्योगों को खूब उन्होंने संरक्षण दिया। और उन्हें यह समझ में आ गया था जापान को कि पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए और विदेशी कब्जा हमारे देश में ना हो सके, इसके लिए हमें औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना ही होगा। तो इसके लिए 1868 में वहाँ पे जो सत्ता संभाली मेजी राजवंश ने, उसने औद्योगिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जो जलपोत है उनका उन्होंने विकास करा। पश्चिम से नवीनतम टेक्निक उन्होंने आयात करी और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। तीसरा, जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए कि आप अपना उद्योग खोलिए, हम आपको कम पैसों पे आपको आप कर्जा दे रहे हैं। और सरकार द्वारा जो पहले जो विशाल उद्योग है उसे वो प्रारंभ करती, उसे कुछ टाइम तक वो चलाती। जब वो अच्छी तरीके से स्थापित हो जाता तो फिर उन्हें विकसित कर सस्ती कीमत पर जो व्यावसायिक घराने उन्हें वो बेच देती थी। इस तरीके से वहाँ पे जापान पे औद्योगिकरण किया गया। तो इस तरीके से जापान और भारत के औद्योगिकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर हैं। इससे ये कि जापान ने एक तो आत्मनिर्भर बनने के लिए करा, दूसरा सरकारी समर्थन प्राप्त था, तीसरा शिक्षा और प्रशिक्षण वो अपने कारीगरों को दे रहे थे, चौथा निर्यात उन्मुक्ता, उन्हें वो अपनी चीज़ें बेचनी थी। भारत में औद्योगिकरण हो रहा था तो एक ब्रिटिश शासन था, इसलिए बहुत देरी से हुआ। दूसरा, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी वो ब्रिटेन वाले ही डेवलप कर रहे थे, चाहे कि वो रेलवे हो, चाहे वो सूती का जो मशीन से जो उत्पादन हो रहा है। तीसरा, अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा था। अगर औद्योगिकरण हो भी रहा था, जैसे रेलवे का अगर आप लें कि रेलवे का जो विस्तार वो कर रहे थे या डाक सेवा का कर रहे थे, तो शोषण के लिए ही कर रहे थे। वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया में रेलवे का विस्तार नहीं कर रहे थे। और आर्थिक असमानता भी यहाँ पर थी, यानी वो यहाँ के जो उद्योग है उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे, भारी सीमा शुल्क लगा देते थे उनकी वस्तुओं को निर्यात करने में, जबकि खुद की वस्तुएं वो यहाँ पे ला रहे थे। ये यहाँ पे बताया गया है। अब इससे स्टार्टिंग में यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग और वस्त्र उद्योग बेसिकली, और लोहा व इस्पात उद्योग भारत में। अब यहाँ साइड में कुछ हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे यहाँ पर ये पटोला बुनाई के बारे में बता रखा है कि जगह अलग अलग बुनाई के बारे में बता रखा है। तो उसमें पहला है जैसे पटोला बुनाई है। देखिए जो गुजरात के पाटन शहर में 12वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई थी। जो पटोला शब्द है वो संस्कृत के पटकुल्ला शब्द से निकला है, यानी जिसका अर्थ है रेशमी कपड़ा। और गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और मेन तो पाटन शहर है, वहाँ से पटोला बुनाई निकली है। और 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है, यानी किसी जगह का एक विशिष्ट उत्पाद इसी जगह से निकला हुआ है, तो ये इसे जियो टैग मिल चुका है 2013 में। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो इंडोनेशिया में ये इस पटोला बुनाई जो है वो कपड़ा जाता था, निर्यात का मतलब एक इंडोनेशिया बड़ा खरीदार था इसका। तो पटोला बेसिकली क्या होता है कि दोहरे कद का बना हुआ कपड़ा होता है। कि दोहरे कद से बना हुआ का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ताना और बाना दोनों के धागों को पहले रंगते हैं, फिर बाद में बुनाई करके रंगीन पैटर्न बनाते हैं। और पटोला बुनाई श्रम व समय साध्य प्रक्रिया है, जिसके लिए उच्च स्तर की कौशल एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अच्छा, पटोला बुनाई की विशेषता क्या होती है कि सममितीय सौंदर्य यानी डबल इकत तकनीक होती है। तो वो ये सुनिश्चित करती है पटोला बुनाई में कि जो जटिल डिज़ाइन है वो दोनों तरफ एक जैसे दिखाई दे। और यह सही समरूपता, जैसे साड़ी अगर पटोला बुनाई बनाते हैं तो उसमें शामिल सावधानीपूर्वक योजना और कौशल को दर्शाती है। एक पटोला बुनाई एक जगह से एक फेमस है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
फिर यहाँ पे जामदानी बुनाई के बारे में बता रखा है। तो जामदानी, जाम का मतलब होता है फूल, दानी का मतलब होता है गुलदस्ता, यानी एक महीन बुना हुआ मलमल का कपड़ा जिसमें विभिन्न अलंकारिक पैटर्न होते हैं, वो जामदानी बुनाई होती है। यह कपास से बना हुआ सबसे अधिक समय लेने वाला और श्रम गहन हथकरघा है जिसे मलमल कहा जाता है। महत्वपूर्ण केंद्र ढाका बांग्लादेश और लखनऊ संयुक्त प्रांत का, अभी वर्तमान यूपी में जो है वो ये महत्वपूर्ण केंद्र थे, ढाका और लखनऊ। और सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल करते थे। रंग प्राय स्लेटी और सफ़ेद इस्तेमाल किए जाते थे ये जामदानी बुनाई में। फिर यहाँ पे छींट के शब्द का किया जाए में इस्तेमाल किया गया है। तो एक तरह का सूती कपड़ा होता था जिसे मूल रूप से भारत में बनाया जाता था। इसे लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित किया जाता था। लकड़ी के ब्लॉक में डिज़ाइन बनी हुई होती थी और उन्हें कपड़ों पे छापा जाता था। छोटी छोटी डिज़ाइन होती थी। तो यह अक्सर फूल, पत्तेदार और अन्य जटिल डिज़ाइनों के साथ बनाते थे और निर्यात बेसिकली ईरान व यूरोप में किया जाता था। ये यहाँ पे ये छींट के बारे में बता रखा है। यहाँ पे बंडाना शब्द के बारे में बता रखा था। तो इस शैली के कपड़े जैसे यहाँ बता रखा है कि राजस्थान में, गुजरात में बनते थे। टाई एंड डाई, बांधना व रंगना, सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में स्टिच करते थे। उन टुकड़ों को जोड़ा जाता था रेशम के। फिर यहाँ पे एक पिटलूम के बारे में बता रखा है कि जो बंगाल के जो तांती बुनकर हैं, यानी तांती समुदाय है, वो एक बुनकर समुदाय है। वो ये गड्ढे वाला करघा है, उसको इस्तेमाल करके कपड़े का वो उसे काट रहे हैं, उसे बुन रहे हैं। तो ये गड्ढे वाला करघा क्या होता है, पिटलूम कहते हैं इसे, वो क्या होता है। तो देखिए, एक प्रकार का करघा होता है जो बुनाई की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाता है। विशेषतः कालीन और गलीचे का निर्माण इस तरह के हथकरघों से किया जाता है। तो ये करघा क्या होता है, ज़मीन में बनाए हुए गड्ढे में खड़ा होता है, वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है गड्ढे में, जिससे बुनाई करने वाले को एक स्थिर और सुविधाजनक स्थान मिलता है। फिर यहाँ हमने जब लोहा व इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि जो दोराबजी टाटा थे और जो वहाँ पे चार्ल्स वेल्ड थे, उन्हें अगरिया समुदाय के लोगों ने बड़ी हेल्प करी थी उनकी। तो ये जो है अगरिया समुदाय, ये कहाँ है, ये क्या होते हैं। तो देखिए, जो अगरिया समुदाय के जो लोग हैं, ये भारतीय एक जनजाति है। तो लोहे को गलाने के लिए जो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं ये जो लोग होते हैं, मतलब लोहे के प्रगलन का ही इनका एक कार्य होता है और मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनमें से मिर्ज़ापुर के आसपास वाले पाए जाने वाले जो अंग्रेजी अगरिया लोग थे, वो अंग्रेजी राज जब था तो उस समय लोहे के खनन में उसे पिघलाकर धातु बनाने का कार्य करते थे। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि रजहारा पहाड़ियों के आसपास उन्हें लोहे इसके भंडारों का पता चला था। तो देखिए, जो रजहारा या राजहरा पहाड़ियाँ हैं, ये भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए, लोहा खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये यहाँ बेसिक हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। थैंक यू।